तो जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द आने वाला है और डेट भी आ गई है, तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में आप देखेंगे, अगर आपका विषय समाजशास्त्र है तो हम इस क्लास में आपको बताएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के सभी यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और सभी यूनिट के आंसर को एक ही क्लास में हमने कवर किया है, तो इस क्लास को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि उनकी वर्ड लिमिट जो है वो 250 और 300 शब्दों के बीच में होती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज की ये क्लास है। और अगर आप क्लास को पूरा ध्यान से देखते हैं लास्ट तक, तो समाज क्वेश्चंस जो है इसी आज की क्लास से आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट कि हमने बताया कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि इस क्लास में आप देखेंगे। फॉर एग्जाम प्रिपरेशन एंड रिवीजन जो है आपका हो जाएगा सभी यूनिट्स का, और साथ ही आपके एग्ज़ाम के जो लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कुछ इस क्लास में ए टू जेड आपका समाजशास्त्र आज की इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला यूनिट आता है जिसका नाम है समाजशास्त्र का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। और इसमें समाजशास्त्र क्या होता है इसको जानना है आपको, इसके स्वरूप यानी प्रकार क्या होते हैं, और इसका क्षेत्र क्या होता है यानी किन किन चीज़ों के बारे में हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से, चलिए उन सभी को देख लेते हैं वर्ड लिमिट के साथ, और बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से ज़रूर से क्लास को देखिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यूनिट नंबर फर्स्ट से, वो है कि समाजशास्त्र का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र का मतलब होता है कि समाज शास्त्र जो है वह विज्ञान है जो मानव समाज, सामाजिक संबंधों और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। तो समझिए समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है। जैसे समाज और शास्त्र, इन 2 चीज़ों से मिलकर समाजशास्त्र अर्थ जो है बना है। तो इसमें समाजशास्त्र एक विज्ञान की तरह होता है जिसमें कि हम मानव समाज के बारे में पढ़ते हैं और समाज में जो भी संबंध है इसके बारे में पढ़ते हैं और समूह के व्यवहार के बारे में। तो अगर सबसे इजी वर्ड में कहें कि समाज शास्त्र का क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ है, तो समाज का मतलब है कि समाज और शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन ही कहलाता है समाज शास्त्र। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि समाज शास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। कि समाज शास्त्र का अर्थ कैसे आप बताएंगे। तो समाज शास्त्र जो है वो इंग्लिश में इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आता है सोसाइटस और दूसरा आता है लोगस। पहले का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी समाज अध्ययन, समाज का अध्ययन ही कहलाता है समाज शास्त्र। इस प्रकार समाज शास्त्र का अर्थ है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। ये 2 लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप बहुत ही आसानी से इसका डिफिनेशन, परिभाषा दे लेंगे और समाज शास्त्र का क्या अर्थ है ये भी समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि और ये देखते हैं कि समाज में कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समाज में कैसे परिवर्तन होता है। यही सब कुछ हम जानते हैं समाज शास्त्र विषय समाज शास्त्र के अंतर्गत।
अब क्वेश्चन में जैसे कि सेकंड जो पूछा गया था टॉपिक था कि समाजशास्त्र का अर्थ जब आप बता लेंगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि समाजशास्त्र का स्वरूप क्या होता है ना। तो स्वरूप का अर्थ समझिए कि स्वरूप का मतलब क्या होता है। स्वरूप का मतलब होता है नेचर, यानी समाजशास्त्र का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। तो समाजशास्त्र का स्वरूप जो है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। जिस तरह से आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते होंगे पिछली क्लासेस में, जिसमें आप पढ़ते हैं भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान है ना। तो समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है जो तथ्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। यह ना तो केवल व्यक्तियों का अध्ययन करता है और ना ही केवल घटनाओं का, बल्कि पूरे समाज की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करता है। यह किसी समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है, यह केवल घटना और व्यक्ति के बारे में नहीं अध्ययन करता, बल्कि हमारे पूरे समाज की जो संरचना है, इसकी कार्य प्रणाली जो है, किस तरह से कार्य हो रहा है, किस तरह से हमारा समाज चल रहा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में। और समाजशास्त्र जो होता है यह निष्पक्ष है और हर तथ्य को प्रमाण के साथ परखता है। समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र समाज के परिवर्तन, यानी समाज में किस तरह से बदलाव हो रहा है, इसमें क्या स्थायित्व है, दोनों पर ध्यान देता है। यानी परिवर्तन के साथ साथ क्या चीज़ें स्थिर हैं, इन दोनों विषयों पर ध्यान देता है। तो यही होता है समाजशास्त्र का स्वरूप, यानी इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में आप यही समझे होंगे कि यह जो है न केवल एक जो है यह सामाजिक विज्ञान है समाजशास्त्र, यानी यह सामाजिक विज्ञान के स्वरूप से मिलता जुलता है। जिस तरह से सामाजिक विज्ञान होता है उसी तरह से समाजशास्त्र भी होता है। और इसमें हम केवल एक व्यक्ति या फिर घटना के बारे में नहीं, बल्कि पूरे जो है समाज की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं और समाज में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, क्या स्थायित्व है, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो ये तो हो गया कि समाजशास्त्र का स्वरूप क्या होता है, इसका नेचर। अब जैसा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि समाजशास्त्र का अर्थ लिखना है, इसका क्या स्वरूप है और इसका क्षेत्र क्या है, इन तीनों चीज़ों को विषय में आपको जानना है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है ना, इसका क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है। इसमें जो है परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, यही होता है कि इसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का मतलब होता है विषय। तो हम किन विषयों के बारे में समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें हम परिवार के विषय में देखते हैं, विवाह के विषय में, शिक्षा, धर्म, ये तो सभी संस्था है। और साथ ही हम इसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था और संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सभी क्षेत्रों विषयों का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में। तो ये सभी इसके क्षेत्र हैं। यानी समाजशास्त्र मानव व्यवहार के हर सामाजिक पहलू को समझने का प्रयास करता है, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। तो चलिए इस तरह से आपने देख लिया। तो कोई भी आंसर जैसे आपको लॉन्ग में लिख रहे हैं तो आप पहले तो हेडिंग्स डालेंगे जो जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा, और सबसे लास्ट में आप निष्कर्ष में लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको यही लिखना होता है कि आप जितना पूरे उत्तर को लिखे हैं, जितना आंसर दिए हैं, उन सभी को 2-3 लाइनों में आपको लिख देना होता है। उन सभी चीज़ों का अर्थ 2-3 लाइनों में लिखना होता है। तो निष्कर्ष में आप यही लिखिए कि समाजशास्त्र जो है समाज के कार्य करने को तरीके को समझाता है, व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टि से जागरूक बनाता है, या हमें सिखाता है कि समाज एक जीवंत तंत्र है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी भूमिका होती है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इकाई 2 यानी सेकंड यूनिट से आपके लिया गया है। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है कि भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और विकास। किस तरह से समाजशास्त्र जो विषय है यह भारत में आया और इसका विकास किस तरह से हुआ। तो क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र के इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए। किस तरह से समाजशास्त्र का विकास जो है भारत में हुआ। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से पहले हम परिचय देते हैं। परिचय का मतलब क्या होता है कि जिस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं आंसर, उस टॉपिक के विषय में आप जो भी समझते हो वो लिख सकते हैं ना। तो जैसे कि समाजशास्त्र के विषय में अभी हमने देखा कि समाजशास्त्र में हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं, सब कुछ तो आपने देख लिया। अब देखिए कि समाजशास्त्र भारत में किस तरह से आया। तो भारत में समाजशास्त्र का विकास जो है वो पाश्चात्य देशों की तुलना, यानी पश्चिमी देश जो हैं उन देशों की तुलना में थोड़ा बाद में हुआ। उन देशों में और पहले ही समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हो चुका था, लेकिन भारत में जो है वो समाजशास्त्र उनसे थोड़ा बाद में हुआ। परंतु इनकी जड़ें जो है वो भारतीय समाज की परंपराओं में बहुत गहरी है। यहाँ समाज की विविधता, जाति व्यवस्था, धर्म और संस्कृति ने समाजशास्त्र की विशेष दिशा दी। जैसे कि भारत की जो संस्कृति है और धर्म है और जाति है, इन सभी चीज़ों में विविधता देखने को मिलती है। यानी हर राज्य का कल्चर अलग अलग है, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। तो इस तरह से भारत जो है बहुत ही ज़्यादा विविधता वाला देश है। इसलिए समाजशास्त्र जो है वो इसकी परंपराएं, जो भारतीय समाज की जो परंपराओं में बहुत गहरी हैं इसकी जड़ें। यानी समाजशास्त्र जो है तो इस तरह से सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आप परिचय देंगे। फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि समाजशास्त्र का भारत में क्या इतिहास रहा और इसका किस तरह से विकास हुआ। तो सबसे पहले यानी प्रारंभिक काल में सबसे शुरुआत में जो है समाजशास्त्र जो है 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। यानी 19वीं शताब्दी जो थी तभी से समाज में सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन जो है वो शुरू हो गए, जिसमें कि राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा, सती प्रथा और समानता के लिए कार्य किए। इन्हीं सुधारों से समाज के अध्ययन की भावना विकसित हुई और समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो इस तरह से प्रारंभिक काल यानी समाजशास्त्र का शुरुआत हुआ भारत में। इस तरह से जो है वो समाज के अध्ययन की भावना जो है विकसित हुई और फिर समाजशास्त्र जो एक विषय के रूप में आया भारत में। उसके बाद इसका शैक्षणिक विकास कैसे हुआ, यानी समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ और किस तरह से इस विषय का अध्ययन जो है बहुत ही विस्तृत रूप से सभी पूरे भारत में फैला और इसका अध्ययन विकसित हुआ। तो भारत में सबसे पहली बार जो है समाजशास्त्र का विभाग सन 1920 में बम्बई विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता जैसे विश्वविद्यालयों में भी यह विषय पढ़ाया जाने लगा। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री जैसे G.M. घुर्रे, J.P. मुखर्जी, R.K. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास ने भारतीय समाज की जाति, ग्राम और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया। ये कुछ समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री G.S. D.P. R.K. M.N. ना। तो इन्होंने जो है वो भारतीय समाज में जो भारत देश में जाति व्यवस्था है और यहाँ की जो संस्कृति है, इन सभी चीज़ों का
बहुत ही गहन अध्ययन किया, इनके बारे में जाना। और इसी तरह से जो है समाजशास्त्र जो विषय है इसका विकास हुआ भारत में। और प्रारंभ किस तरह से हुआ ये तो आपने देख लिया कि जो भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में जो समाज सुधार की भावनाएं हुई, जो आंदोलन चले, इन सभी चीज़ों से जो है समाज के अध्ययन की भावना विकसित हो गई। और समाजशास्त्र का जब अध्ययन की भावना विकसित हुई तो समाजशास्त्र जो विषय है इसका भी जन्म हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है किस तरह से समाजशास्त्र विषय आगे बढ़ा ये देखिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का ध्यान सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा विकास योजना की ओर गया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो समाज में परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि उद्योग विकसित हो रहा था और विकास की कई योजनाएं जो है वो चलाई गई थी। तो इस काल में, इस समय यानी जब स्वतंत्रता हमारे देश में हो गया तो समाज शास्त्र ने समाज की समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, असमानता हो गई, को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी चीज़ों को समझने का एक ही साधन था कि समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाए, जिससे कि समाज में जो भी समस्याएं चल रही हैं इन सभी बातों को जाने और इसका जो है समस्या का समाधान निकाले। तो इसलिए भी यह विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, समाजशास्त्र जो विषय है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र जो है बम्बई विश्वविद्यालय में, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में, दिल्ली, कलकत्ता, इन सभी विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन शुरू हुआ। और फिर जो भारत के कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं उन्होंने समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया और इसे और भी ज़्यादा विकसित रूप दिया समाजशास्त्र विषय को। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको निष्कर्ष लिखना ही होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। वह चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो निष्कर्ष में आप लिखिए कि किस तरह से क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसका आंसर आप 2-3 लाइनों में बनाकर निष्कर्ष में लिख दीजिए, यही होता है निष्कर्ष। तो समाज में समाजशास्त्र का विकास जो है वो समाज सुधार से प्रारंभ होकर आधुनिक अनुसंधान तक पहुंचा। आज यह विषय भारतीय समाज की सभी जटिलताओं को समझने, समाधान देने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान बन चुका है। यह विषय जो है यह हमारे समाज में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं उनको समझने का और उनका समाधान ढूंढने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विषय माना जाता है, समाजशास्त्र। अब आप देखेंगे यूनिट नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 10-15 नंबर का पूछा जाएगा। अगर अभी आप ध्यान दे लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा, जान लीजिए, हेल्प होगा इन सभी क्वेश्चन से और आप बहुत ही ईजी तरीके से सभी का आंसर दे लेंगे। बस आपको समझने की ज़रूरत है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो यूनिट नंबर 3 में जैसा कि आपको पढ़ना है समाज के बारे में, समुदाय क्या होता है, संस्था क्या होती है, संगठन, समूह, मानव और पशु समाज, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है कि आखिर ये होते क्या हैं, इनकी परिभाषा, प्रकार, बस यही सब चीज़ों के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 से आपका कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि प्रश्न पहला है यूनिट नंबर 3 से कि समाज यानी सोसाइटी क्या है, इसका स्वरूप और महत्व बताइए। तो समाज क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। उत्तर देखिए कि समाज जो है व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। संगठित समूह मतलब ये समझिए कि जब कुछ व्यक्ति मिलकर आपस में एक समूह बना लेते हैं तो वही कहलाता है कि व्यक्तियों का संगठित समूह, जो परस्पर संबंध
नियम और संस्कृति से बंधा हुआ होता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये आपस में किसी न किसी संबंध से, चाहे पड़ोसी का संबंध हो या फिर नातेदारी रिश्तेदारी कोई भी संबंध हो, ये संबंध से जुड़े होते हैं और कुछ नियम होते हैं समाज के, और संस्कृति से बंधा होता है। इनकी संस्कृति कुछ होती है, इन सभी चीज़ों से ये लोग आपस में बंधे होते हैं और एक समूह में होते हैं, और ये व्यक्तियों का एक समूह है। तो यही सभी चीज़ें मिलकर एक समाज बनाती हैं। समाज में कुछ नियम होंगे, संस्कृति होंगी, संगठित समूह होगा, इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा समाज बनता है। अब आगे देखिए, और भी इजी तरीके से आप इसको समझेंगे। तो समाज जो है वो केवल लोगों का समूह नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संगठित प्रणाली है। यानी इसमें केवल ऐसा नहीं है कि एक समूह बन गया और वही हो गया समाज, बल्कि समाज में जो है वो जो लोग जुड़े होते हैं आपस में, उनमें जीवन जीने की जो एक जीवन जीते हैं आपस में, उन सभी चीज़ों को मिलाया जाता है, चाहे वह संस्कृति हो, संबंध हो, ये सभी चीज़ें भी एक समाज में देखने को मिलती हैं। ना कि केवल एक ग्रुप बना लिया वो समाज हो गया, बल्कि इनमें कुछ न कुछ संबंध होते हैं, कुछ न कुछ संस्कृति होती है, नियम होते हैं। तो इनमें व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज में व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि परिवार, शिक्षा, राजनीति, धर्म आदि संस्था। अब आप ट्रिक देखिए कि कैसे आप इस आंसर को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा ये आंसर। तो स प्लस मा प्लस जा, इन 3 ही चीज़ों से मिलकर आपका समाजशास्त्र शब्द बनता है। तो इसका मतलब होता है कि साथ में मानव जीवन का जग, यही कहलाता है समाजशास्त्र। साथ में कुछ लोगों का जो जीवन है, कुछ लोग साथ मिलकर रह रहे हैं, साथ में मानव जीवन का जग, यही होता है। स से साथ, मा से मानव, जा से जीवन। तो समाज का स्वरूप गतिशील होता है। समाज जो है वो बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि समाज का स्वरूप जो है वह गतिशील होता है। यह समय, संस्कृति और तकनीक के अनुसार बदलता रहता है। संस्कृत में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, तकनीक में परिवर्तन होता है, जिससे कि समाज में भी परिवर्तन होता है। अगर इन चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। यह मानव जीवन की दिशा, अनुशासन और पहचान देता है। समाज जो है वह मानव जीवन को एक पहचान देता है, उसे एक दिशा दिखाता है। तो यही होता है कि समाजशास्त्र का स्वरूप, क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया था, तो इसका स्वरूप जो है वो गतिशील होता है, ये याद रखिए, यानी बदलता रहता है। तो इस तरह से आपने देखा समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और इसका स्वरूप क्या होता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 3 में आपको समाज के बारे में और समुदाय के बारे में पढ़ना है। तो समाज से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का अर्थ, महत्व, स्वरूप, इन सभी की चीज़ों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे जो समुदाय टॉपिक है, इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, और समुदाय क्या होता है। प्रश्न है कि समुदाय क्या है। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, इंग्लिश में कम्युनिटी और हिंदी में समुदाय। तो समुदाय क्या होता है, चलिए देखते हैं, उत्तर को देखते हैं। तो जब लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहकर समान हितों, संस्कृति को साझा करते हैं तो वह समुदाय कहलाता है। यह है समुदाय की परिभाषा। उदाहरण क्या होता है कि जैसे एक गांव हो गया, एक शहर, एक जनजाति, तो ये सभी होता है एक समुदाय कहलाता है। अब बहुत ही इजी वर्ड में समझिए कि जब कुछ लोग जो हैं वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जो है निश्चित होता है कि हाँ इतनी दूरी में यह क्षेत्र आता है। जैसे एक गांव है, हर गांव का एक नाम होता है कि हाँ इस गांव का ये नाम है, तो उसकी सीमा भी निर्धारित होती है कि इतने सीमा तक, इतने क्षेत्र तक, जैसे ज़मीन बटी हुई होती है कि यहाँ तक ये गांव है, तो वो तो होता है एक भौगोलिक, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसी को कहते हैं। और
और वहाँ पे जो लोग रहते हैं, एक गांव में एक लोग रहते हैं, तो वे लोग समान हित और संस्कृति को साझा करते हैं। उनकी जो संस्कृति होती है, रहन सहन, खान पान, वो सभी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर सेम ही देखने को मिलती है। उनकी परंपराएं ना वो लोग साझा करते हैं, तो यह समुदाय कहलाता है। तो इस तरह से आप परिभाषा लिखिएगा कि जब लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहकर समान हितों, संस्कृति को साझा करते हैं, तो वह समुदाय कहलाता है। उदाहरण लिख दीजिएगा, शहर, गांव या फिर कोई जनजाति के लोग। अब देखिए कि समुदाय में जो है वो इसकी यह विशेषताएं होती हैं कि समुदाय में अपनापन, सहयोग और भावना होती है ना। समुदाय में जो लोग साथ में रहते हैं उसमें हम भावना पाई जाती है कि हाँ, हम लोग एक समुदाय के हैं। वे सभी लोग आपस में सहयोग के साथ, अपनेपन के साथ कि हाँ, ये हमारा गांव है, ये हमारा समुदाय है, ये हमारी कम्युनिटी है, उनमें हम की भावना पाई जाती है। लोग सहयोग से और बहुत ही हंसी खुशी जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और यह जो है सामाजिक जीवन की जड़ है। यानी यहीं से शुरुआत होती है एक सामाजिक जीवन की, एक समुदाय से। समुदाय जो है सबसे छोटी इकाई माना जाता है एक समाज का, यहीं से शुरुआत होती है समाज की। तो समाज जो होता है वो व्यापक होता है, यानी बहुत सारे समुदाय जो है मिलकर एक समाज बनाते हैं। और समाज जो होता है वो एक छोटा गांव को ही, जैसे एक गांव है तो उसे आप कहेंगे कि ये एक समुदाय है, लेकिन जब वही कई समुदाय मिलकर एक समाज बनाते हैं, जैसे कि हमारा भारतीय समाज हो गया, तो ये एक समाज बन जाता है। तो इस तरह से आपने समझा होगा, आई होप। चलिए आगे देखते हैं। तो समुदाय में जो है अपनापन, सहयोग और की भावना होती है। यह सामाजिक जीवन की जड़ होता है, क्योंकि यह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समुदाय में लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह से समुदाय में लोग अप्रत्यक्ष रूप से, यानी आमने सामने सभी को देखते रहते हैं, मतलब देखते हुए, सभी को जानते हुए एक समुदाय बनता है। तो ये तो होता है कि समुदाय। अब कैसे आप याद रखेंगे, ट्रिक देखिए कि गांव, याद रखें कि गांव ही कहलाता है समुदाय। उसमें जो है जैसे कि गांव में कुछ घर होते हैं, वहाँ पे अपनेपन की भावना होती है कि ये हमारा गांव है। मानवता, यानी सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और जो है वही कहलाता है समुदाय। है सामाजिक संस्था क्या होती है। अभी तक आपने क्या क्या देखा, समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, और अब देखिए कि संस्था क्या होती है। इन तीनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिए, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। तो संस्था क्या होती है ये देखिए। संस्था का मतलब क्या होता है, उत्तर है कि जब समाज में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित यानी व्यवहार पर नियंत्रण बनाने रखने के लिए, नियंत्रण का मतलब यही होता है दबाव किसी व्यक्ति पर या उसे रोकना, कुछ व्यवहार या कुछ कार्यों करने से रोकना ही नियंत्रण कहलाता है। तो जो हमारा समाज है, जो व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए इसमें कुछ स्थायी नियम, परंपराएं और संगठन बन जाते हैं, उन्हें सामाजिक संस्था कहते हैं। तो सामाजिक संस्था जो होती है वो क्या क्या होता है, उदाहरण में समझिए। परिवार हमारा जो है वो एक सामाजिक संस्था है। शिक्षा भी एक सामाजिक संस्था, धर्म, राज्य, विवाह, ये सभी समाज की संस्था है। तो इन्हें संस्था क्यों कहा जाता है? अभी तक आपने संस्था समझा या नहीं? चलिए फिर से बता देते हैं। तो संस्था का मतलब यही है कि कुछ ऐसे नियम, परंपरा और बनाए जाते हैं जो कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, वही सब कहलाता है संस्था। जिसमें कि हमारा परिवार जो है, इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। शिक्षा में भी हर कॉलेजेस, स्कूल्स के कोई ना कोई नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। धर्म का भी अपना अलग अलग रीति रिवाज और परंपरा बना हुआ है ना। विवाह में भी परंपराएं पाई जाती हैं। तो
जो ये परंपराएं हैं, नियम हैं, इन्हीं को संस्था कहा जाता है। अब संस्था के प्रकार जैसे कि आपने देखा परिवार, शिक्षा, धर्म, राज्य, ये सभी सामाजिक संस्था हैं, समाज की कुछ संस्थाएं हैं। अब आगे देखिए कि संस्थाएं समाज में अनुशासन और एकता बनाए रखती है। समाज में इन संस्थाओं को क्यों बनाया गया है? जिससे कि समाज में अनुशासन रहे और जो है एकता बनी रहे। इनके बिना समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, यानी जब सब लोग मनमाना काम करेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी ही। लेकिन समाज में जब कुछ नियम कानून होते हैं तभी लोग नियंत्रण में रहकर व्यवहार करते हैं और एक दूसरे का जो है सहयोग के साथ, एकता के साथ समाज में रहते हैं। ट्रिक याद रखिए कि परिवार जो है, विद्यालय जो है, मंदिर, ये 3 मुख्य सामाजिक स्तंभ हैं। ये मुख्य समाज के वो जो है संस्था हैं। और मान लीजिए महत्व पूछ लिया जाए तब आप ये लिख दीजिएगा कि संस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं जिससे कि समाज में अनुशासन बना रहे और यहाँ पे अव्यवस्था ना फैले और एकता बनी रहे। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए समाज में संस्थाएं बनाई गई हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 से है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगठन क्या होता है। अभी तक आपने क्या क्या देखा? समाज क्या होता है, और दूसरा देखा समुदाय क्या होता है, फिर हमने देखा कि संस्था क्या होती है। अब यूनिट नंबर 4 में आपको संगठन क्या होता है इसको भी जानना होता है। तो संगठन का मतलब क्या है कि जब लोग किसी खास उद्देश्य से मिलकर काम करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। यानी जब कुछ लोग आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और कुछ उद्देश्य होता है कि हाँ हमें मिलकर ये काम करना है, तो वही कहलाता है संगठन। अब जैसे समझिए, जैसे विद्यालय है, विद्यालय जो है एक समिति है, व्यापार संघ है, खेल क्लब आदि। यह समाज की योजना और प्रगति में योगदान देते हैं। ये जो संस्थाएं हैं, जो समितियां हैं, जो संघ हैं, इनका जो है एक उद्देश्य होता है। विद्यालय का उद्देश्य क्या होता है कि समाज में जितने भी बच्चे हैं, जो भी विद्यालय जा रहे हैं, उनको मतलब अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं ना, तो उन्हें जागरूक बनाना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना, तो विद्यालय का ये उद्देश्य होता है। यानी एक जो व्यक्ति है या फिर तो इस तरह से जो है कुछ व्यक्ति मिलकर, कुछ लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं और उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो वही कहलाता है कि संगठन। तो ये संगठन जो है वो समाज में प्रगति के लिए बनाया जाता है। विद्यालय हो गया, व्यापार, इससे समाज में प्रगति होती है, तो यही कहलाता है कि संगठन। बस 2 बातें याद रखिए आप, संगठन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लिख लेंगे कि संगठन जो है जब लोग किसी खास उद्देश्य, कोई खास पर्पस होता है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, योजना के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वह संगठन कहलाता है। एक सेंटेंस, एक वाक्य यही याद रखिए, बस ये पहला वाला। तो आप फिर लिख दीजिएगा कि विद्यालय, व्यापार संघ, ये सभी संगठन है, एसोसिएशन है। अब याद रखिए कि एक लक्ष्य, कई लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं। एक लक्ष्य होता है, कई लोग होते हैं, वो मिलकर एक संगठन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि सामाजिक समूह क्या होता है। सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा किस तरह से आप लिखेंगे। तो सामाजिक समूह का मतलब होता है कि सामाजिक समूह वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी संबंध और भावना से जुड़े हों। 2 चीज़ें याद रखिए, संबंध, भावना। इन 2 चीज़ों से जब लोग जुड़कर, कुछ लोग जुड़कर, 2 या 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं, जब ये लोग मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो यही कहलाता है सामाजिक समूह। अब जैसे कि परिवार हो गया, मित्र हो गए, मित्र और विद्यालय, ये सभी समाज के सामाजिक समूह हैं, क्योंकि इनमें जो है कुछ न कुछ संबंध पाया जाता है और ये लोग भावनाओं से जुड़े होते हैं। इनमें कुछ भावनाएं होती हैं कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं, ये मेरा परिवार है ना,
तो ये लोग जो है संबंध और भावना से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए यह कहलाता है सामाजिक समूह। अब ये दो प्रकार के होते हैं सामाजिक समूह। पहला जो है वो होता है ये प्राथमिक समूह, जिसमें कि परिवार हो गया, दोस्त हो गए, ये हमारे प्राथमिक समूह हैं। और द्वितीयक समूह में विद्यालय हो गया और संस्था हो गई। सबसे पहले प्राथमिक समूह जो परिवार, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो जन्म लेगा सबसे पहले परिवार के लोगों से उसका परिचय होगा। उसके बाद वो जैसे थोड़ा बड़ा होगा उसके कोई फ्रेंड्स बनेंगे, तो इसीलिए प्राथमिक समूह में फिर धीरे धीरे वह स्कूल जाना शुरू करेगा, तो विद्यालय हो गया, फिर धीरे धीरे जॉब कोई ना कोई करेगा ना, तो इसलिए यह द्वितीयक समूह बनाया गया और प्राथमिक समूह। तो ये है सामाजिक समूह। क्या होता है, ये कुछ लोग जब आपस में कुछ संबंध और भावना से जुड़कर एक समूह बनाए तो वही कहलाता है सामाजिक समूह, जिसमें कि परिवार, मित्र, विवाह, और इसके दो प्रकार आप लिख दीजिए, प्राथमिक और द्वितीयक। तो इस तरह से आप याद रखिए कि पहला जो होता है प्राथमिक समूह वह पहला अपना, और दूसरा जो है वो उसमें केवल काम की चीज़ें होती हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, संस्था जो होता है काम करने के लिए ना, इन सभी में हमें काम करना होता है, लेकिन पहला जो होता है परिवार और दोस्त। अब आप आ चुके हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 का है, और इसी के साथ ही आपका यूनिट नंबर 3 जो है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सभी हो जाएंगे ख़त्म, और हम बढ़ चलेंगे यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ ही आपका आज हम आप पूरा जो जितना भी यूनिट है, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन, उन सभी को कंप्लीट कराएंगे। तो आप बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ही ये क्लास है, और इससे बाहर बहुत कम ही या फिर कहिए कि बिल्कुल भी नहीं ये क्वेश्चन होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही मेहनत से ये क्लास आपके लिए लाई गई है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और कोई भी डाउट है या कोई चीज़ ना समझ में आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि मानव और पशु समाज में अंतर बताइए। मानव यानी मनुष्य और जो हमारा पशु समाज है, जो जानवर है हमारे समाज में, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है ये बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर को। तो सबसे पहले उत्तर में आप लिखना है मानव समाज के बारे में, क्योंकि पहले मानव समाज के बारे में पूछा गया है। तो मानव समाज जो है वो विचारशील है, सृजनशील है और नियमबद्ध होता है। 3 चीज़ें पाई जाती हैं, यानी इसमें मनुष्यों में जो है वो सोचने विचारने की क्षमता पाई जाती है। ये कुछ नियमों से आपस में बंधे हुए होते हैं। तो ये तो होता है कि मानव समाज। अब इसके बाद आता है कि पशु समाज क्या होता है। तो पशु समाज जो है इसमें केवल जैविक ज़रूरतों पर बल चलता है, यानी जो हमारे पशु लोग होते हैं इनमें ना कोई क्रिएटिविटी देखने को मतलब मिलती तो है, लेकिन समाज इनका जो है वो ज़्यादातर जैविक ज़रूरतों पर, यानी ये लोग केवल हैं अपने पेट का इंतज़ाम, अपने भूख लग जाए तो खाने पीने का, बस इतना तक ही ये लोग सीमित रहते हैं। और मानव समाज जो है वो अब विकसित हो चुका है, पहनावा ओढ़ावा हर क्षेत्र में सफलता मिली है मानव को। तो पशु समाज जो है अभी तक केवल जैविक ज़रूरतों पर ही निर्भर रहा है। तो मानव समाज में जो है वो नैतिकता, संस्कृति और भाषा का महत्व है, जबकि पशु समाज में यह नहीं होता है। कुल मिलाकर एक सेंटेंस में आप समझिए कि जो है पशु जो होता है वो भोजन पर ही केवल अभी तक चल रहा है, लेकिन मानव जो है वो भोजन से ऊपर मानव का विवेक, व्यवहार, ये सभी चीज़ें मानव के अंदर देखने को मिलती हैं। तो निष्कर्ष में आप यही ध्यान दीजिए कि समाज जो है वो समुदाय, संस्था, संगठन, समूह, इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा समाज जो है बना है। इन सभी के अगर ये सभी ना हो तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब आप आ चुके हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, A to Z सभी टॉपिक्स को देखेंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो समाजशास्त्र का यूनिट नंबर 4 है,
यूनिट नंबर 3 तक आपको आई होप सभी टॉपिक्स एकदम बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। और कोई अगर आप फिर से एक बार रिवीजन चाहें तो फिर से एक बार वीडियो प्ले करके पूरा देखिएगा और थोड़ा बहुत नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको अगर आप लिखते हैं कोई चीज़ तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देर तक याद करने में आसानी होती है। तो आप एक बार फिर से वीडियो प्ले करके और साथ ही साथ उसको लिखने का भी कोशिश करिएगा, तो इससे बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद होगा। लेकिन अगर आप समझे भी होंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से इसका आंसर दे लेंगे। कोई इंग्लिश नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से समझ आनी चाहिए। तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे, तो देखते रहिए पूरी क्लास को। आइए देख लेते हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें जो टॉपिक है आपके वो है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अभी यूनिट नंबर 3 में हमने संस्था के बारे में पढ़ा, तो उसमें तो हमने ये जाना कि हाँ संस्था का मतलब क्या होता है, संस्था के प्रकार क्या होते हैं। अब उन्हीं सभी संस्थाओं को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सामाजिक संस्थाओं में वो आता है, पहला जो है वो परिवार एक संस्था होती है, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य और धर्म, ये सभी समाज की संस्थाएं हैं। और इन सभी को देखेंगे एक एक करके सबसे। और जैसा कि बता दें, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 250 शब्दों के से ज़्यादा या कम आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के साथ इन सभी आंसर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार क्या है और इसके प्रकार और महत्व को बताइए। परिवार की परिभाषा सबसे पहले आप देखेंगे कि परिवार क्या होता है, उसके बाद इसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार का होता है और इसका क्या महत्व है, परिवार का क्या महत्व है। चलिए देखते हैं सबसे पहले परिवार को। उत्तर, परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है वो परिवार को, और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। यहाँ जो है जन्म, विवाह या गोद लेने से बनता है, जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारियाँ बांटते हैं। तो परिवार तो सभी घर मतलब सभी लोगों के यहाँ परिवार तो होता ही होता है, एक न एक परिवार ना। तो परिवार कैसे बनता है? जब किसी का विवाह हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो इसी तरह से एक परिवार जो है बन जाता है। और परिवार में जो है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, और सभी की अलग अलग जिम्मेदारियाँ पाई जाती हैं। माता पिता की अलग जिम्मेदारी, बच्चों के कुछ अलग, और सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। तो यही होता है एक परिवार। अब परिवार के प्रकार क्या है? परिवार जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसमें कि दादा दादी, मम्मी पापा ना, चाचा चाची, सभी लोग एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही रसोई में भोजन करते हैं, एक ही मंदिर होती है और उनकी आपस में एक ही संपत्तियां पाई जाती है ना, यानी उनमें बंटवारा नहीं होता। और एकल परिवार जो होता है जिसमें कि केवल मुख्य रूप से माता पिता और उनके बच्चे, ये कहलाता है एकल परिवार। और एक होता है मातृ सत्तात्मक परिवार और एक होता है पितृ सत्तात्मक परिवार। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन में, जैसा कि पूछा गया था कि परिवार का महत्व क्या होता है। तो परिवार का महत्व यह है कि परिवार जो है व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास का केंद्र है। जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है एक परिवार में, तो सबसे पहले वह परिवार से ही, माता पिता, दादी दादा, उनसे ही क्या क्या सीखता है कि समाज में उन्हें कैसा व्यवहार करना है, कैसा रहना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, छोटों के साथ कैसा व्यवहार। तो परिवार ही जो है वह व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक विकास का केंद्र होता है। वहीं से बच्चा सहयोग करना, प्रेम, सभी चीज़ें जो है परिवार से ही सीखता है। यह समाज के मूल्य और संस्कारों को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से आपने देखा, ट्रिक याद रखिए कि परिवार क्या है। परिवार प्यार प्लस पालन प्लस परंपरा, इन तीनों चीज़ों का जो है तीनों चीज़ों को फॉलो किया जाता है परिवार के अंतर्गत। अब आ चुके हैं आप सेकंड क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो कि है नातेदारी क्या है। नातेदारी का क्या मतलब होता है, चलिए समझे। जैसा कि हमने कहा कि एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और इससे बाहर तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दे लीजिए एग्ज़ाम के लिए। ये 1-2 आने वाले घंटों में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। सोचिए पूरे साल मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको केवल 1-2 घंटे में पूरा सिलेबस बहुत ही ईजी तरीके से आपको याद कराने का भी प्रयास कर रहे हैं ना। तो इससे ज़्यादा ईजी तो हो ही नहीं सकता आपके लिए कुछ, इसलिए कह रहे हैं हम ध्यान दे लीजिए। चलिए देख लीजिए नातेदारी क्या होता है, इसकी परिभाषा किस तरह से आप लिखेंगे। उत्तर, नातेदारी जो है वो रक्त, विवाह या गोद लेने से बनने वाला सामाजिक संबंध होता है। नातेदारी भी एक संबंध ही होता है, एक समाज का संबंध होता है जिसमें कि लोग रक्त संबंध से या फिर विवाह करने से, जैसे कि विवाह होता है तो कोई किसी का कुछ बन जाता है ना, मामी मौसी, आपके घर में चाची आ रही है मान लीजिए, तो ऐसे विवाह होने पर मतलब एक दूसरे का संबंध जुड़ता है, नए नए संबंध बनते हैं ना। तो इस तरह से लोग जो है वो रक्त, विवाह या गोद लेने, इन सभी चीज़ों से जो संबंध बनता है वही कहलाता है नातेदारी। जैसे कि आपकी चाची, चाचा, मौसी, मामा, ये सभी क्या हो गए, नातेदारी। तो यह व्यक्ति की सामाजिक पहचान, उत्तरदायित्व तय करती है। और नातेदारी का जो प्रकार है, अच्छा एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नातेदारी रक्त, विवाह या गोद लेने से बनने वाला सामाजिक संबंध है। बस एक परिभाषा, यही एक लाइन याद रखिए कि नातेदारी रक्त, विवाह, गोद लेने से बनने वाला सामाजिक संबंध है। अब देखिए प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है नातेदारी। तो नातेदारी जो है वह रक्त संबंध, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, एक संबंध ये हो गया। दूसरा संबंध विवाह से। तीसरा आता है काल्पनिक संबंध, जैसे कि गोद लेना। इन सभी संबंधों को ही कहा जाता है नातेदारी, यानी समाज में जो संबंध है वही कहलाएगा नातेदारी। तो महत्व क्या होता है नातेदारी का, आखिर नातेदारी क्यों होना ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है। तो नातेदारी जो है वो समाज की एकता, समाज में नातेदारी से एकता बनी रहती है और संरचना को मजबूती होती है ना। जैसे सभी रिश्तेदार आपस में मिलजुल कर हम भावना पाई जाती है कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं। ट्रिक याद रखिए कि रिश्ते जोड़ते हैं दिल और समाज दोनों को। तो नातेदारी को चाहे आप रिश्तेदारी कहिए या फिर नातेदारी कहिए, मुख्य रूप से यह संबंध होता है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर प्लेलिस्ट आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस और जो लॉन्ग हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपने को देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3 कि विवाह क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है। इसके सामाजिक उद्देश्य क्या है, विवाह का उद्देश्य क्या होता है, आखिर विवाह क्यों आवश्यक है, और विवाह सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है। तो उत्तर देखिए कि विवाह जो है एक सामाजिक संस्था है। विवाह भी एक सामाजिक संस्था होती है, जैसे कि यूनिट नंबर 4 में आपको सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, परिवार के बारे में देखा, नातेदारी के बारे में देखा, अब हम देखेंगे विवाह के बारे में जो कि एक सामाजिक संस्था ये भी है। तो विवाह एक सामाजिक संस्था है जो 2 व्यक्तियों और 2 परिवारों को जोड़ती है। विवाह में मुख्य रूप से क्या होता है कि 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं, 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, तो यही कहलाता है विवाह। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक बंधन है। तो ये तो हो गया विवाह की परिभाषा और इसके उद्देश्य क्या होते हैं।
प्रजनन व परिवार की स्थापना, एक परिवार की स्थापना के लिए, सामाजिक नियंत्रण के लिए, समाज में नियंत्रण बना रहे, संपत्ति और उत्तराधिकारी की व्यवस्था। ठीक, याद रखिए कि विवाह वचन प्लस विश्वास प्लस व्यवस्था। विवाह क्या होता है? विवाह में कुछ वचन होते हैं, विश्वास होता है, कुछ व्यवस्था होती है, कुछ नियम होते हैं विवाह के ना, तो यही कहलाता है विवाह और इसके उद्देश्य। अब जैसा कि हमने बताया ही था कि यूनिट नंबर 4 में आप लोग पढ़ रहे हैं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में। तो शिक्षा भी एक सामाजिक संस्था है। कुल मिला के ऐसे 5 या 6 सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जिनमें से अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा जो है ये भी एक सामाजिक संस्था है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिक्षा का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए, यानी शिक्षा का महत्व क्या है समाजशास्त्रीय के रूप में। तो इसका महत्व देखिए, उत्तर देखिए कि शिक्षा जो है वो समाज की रीढ़ है। यह व्यक्ति को ज्ञान, मूल्य और आचरण सिखाती है। यानी शिक्षा से केवल हम ज्ञान ही नहीं सीखते, बल्कि कुछ समाज के जो मूल्य हैं, कुछ नियम हैं, इनको सीखते हैं, आचरण करना सीखते हैं, जिससे समाज की प्रगति होती है। जब देश के लोग जागरूक होंगे तभी समाज की प्रगति होगी। अब भूमिका देखिए, यानी क्या भूमिका है। तो शिक्षा की भूमिका यह है कि शिक्षा से समाजीकरण होता है। लोग जो है समाज के नियम, रीति रिवाज, परंपरा, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो ये तो है शिक्षा का पहला काम जो है वो है समाजीकरण। दूसरा है सांस्कृतिक हस्तांतरण, यानी संस्कृति का आदान प्रदान। शिक्षा से ही हम किसी दूसरे समाज की संस्कृति को जानते हैं और इस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान होता है और समाज में गतिशीलता में सहायक, और समाज में गतिशीलता यानी परिवर्तन होता है। तो ये है शिक्षा की भूमिका और शिक्षा के क्या महत्व हैं। ट्रिक याद रखिए कि शिक्षा जो है बदलती सोच है, सोच बदलती समाज। शिक्षा जो है सोच को बदलती है और हमारी जब सोच बदलेगी तभी हमारे समाज में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि शिक्षा का जो है क्या उद्देश्य है, क्या है शिक्षा, क्या महत्व है शिक्षा का। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछा गया है कि राज्य की समाज में क्या भूमिका है। राज्य जो है इसकी भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि राज्य जो है किस तरह से भूमिका निभा रहा है समाज में। तो राज्य का जो है समाज नियंत्रक और रक्षक है। राज्य जो होता है वह समाज का नियंत्रक, यानी समाज पर राज्य से ही कुछ दबाव बनते हैं, नियंत्रण किया जाता है समाज में, और साथ ही यह समाज का रक्षक भी है। यह कानून, प्रशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। राज्य जो है, राज्य में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, प्रशासन होता है, और इसीलिए जो है समाज में जो नियम व्यवस्था बनाई गई है समाज में, जिससे कि शांति रहे, लोग एक दूसरे का सहयोग करें और देश की प्रगति हो, इसीलिए राज्य जो है बनाया गया है। तो याद रखिए कि राज्य समाज का नियंत्रक है, रक्षक है और कानून, प्रशासन और व्यवस्थाएं बनाए रखता है। राज्य जो है वह, इसकी क्या भूमिका है, न्याय और समानता की स्थापना करता है और अधिकारों की सुरक्षा। राज्य से ही समाज में अनुशासन बना रहता है और राज्य जो है वह समाज का प्रहरी है, न्याय का साथी है। तो राज्य, अगर एक देश के अंतर्गत राज्य का अर्थ समझेंगे तो राज्य यानी एक जो कानून के हिसाब से एक राज्य बनता है ना, सभी राज्य बटे हुए हैं। लेकिन अगर वैश्विक रूप से हम राज्य का मतलब समझेंगे तो एक देश को राज्य कहा जाता है। यानी अगर इस तरह से कहें कि पूरे विश्व में जितने भी राज्य हैं ना, तब हम देश नहीं कहेंगे, तब हम भारत को केवल एक राज्य कहेंगे। लेकिन अगर भारत देश के अंतर्गत राज्य पूछा जाता है तब हम कहेंगे कि हाँ, भारत में 29 राज्य हैं,
लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पूरे दुनिया में कितने देश हैं, तब हम भारत को एक राज्य की ही तरह मानेंगे। तो ये था राज्य का क्या भूमिका है और क्या महत्व है। तो ये याद रखिए कि राज्य जो है वह समाज का प्रहरी है और न्याय का साथी होता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है कि धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब होता है रिलीजन, इंग्लिश में कहते हैं, का शास्त्रीय महत्व बताइए। धर्म का क्या महत्व होता है, धर्म क्या होता है। तो धर्म भी एक सामाजिक संस्था है। और चलिए देखते हैं धर्म के बारे में। तो धर्म जो है वो समाज की नैतिक रीढ़ है। यह व्यक्ति को आचरण, विश्वास और अनुशासन सिखाता है। जो धर्म होता है, सभी जाति का अलग अलग धर्म पाया जाता है ना। तो जैसे कि हिंदू लोग जो है उनका सनातन धर्म है, मुस्लिम लोगों का इस्लाम धर्म है, जैन, बौद्ध, इसी तरह सभी जाति का अलग अलग धर्म पाया जाता है। तो यह क्या होता है, धर्म समाज का नैतिक रीढ़ है। यह व्यक्ति को आचार, विश्वास और अनुशासन सिखाता है। तो ये तो है समाज के कार्य क्या है, यह हमें क्या सिखाता है, आचरण यानी व्यवहार करना लोगों से, और विश्वास ना, विश्वास का मतलब होता है जैसे ईश्वर पर विश्वास। हिंदू लोगों का अलग भगवान अब मानते हैं, राम हो गए, और मतलब ऐसे हर जाति का किसी न किसी ईश्वर पर उनका विश्वास होता है। और इससे कुछ अनुशासन बना रहता है ना, पुण्य पाप जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं। तो हर धर्म का अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा होती है, और धर्म को समाज की नैतिक रीढ़ कहा जाता है। इसकी क्या भूमिका है समाज में। तो समाज में एकता और भाईचारा, समाज में एकता और भाईचारे के लिए जो है धर्म आवश्यक है। नैतिक विकास, समाज में नैतिक विकास होता है। मानसिक शांतिक उद्देश्य की भावना, इससे मन को शांति रहती है और उद्देश्य की भावना। ट्रिक याद रखिए कि धर्म जो है वो जोड़ता है दिल, नहीं तोड़ता समाज। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आपने यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। हमने क्या क्या देखा, परिवार के बारे में, नातेदारी, विवाह, शिक्षा, राज्य, धर्म। ये सभी सामाजिक संस्थाएं मिलकर समाज को स्थिर और संगठित बनाती हैं। तो इस तरह से सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, क्वेश्चन आंसर को हमने कवर किया। यूनिट नंबर 4 तक का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं यूनिट नंबर 5, उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 5, जिसमें कि आपको पढ़ना है संस्कृति, सभ्यता, बहुलतावाद, बहुसंस्कृतिकता, सांस्कृतिक सापेक्षता। ये कुल मिलाकर 4 टॉपिक्स हैं, 4 प्रमुख, जिनके बारे में आपको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में और ट्रिक के साथ सभी टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, और इसी तरह हम बहुत ही इजी तरीके से सभी आंसर को देखते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि संस्कृति क्या है, इसके गुण और महत्व बताइए। संस्कृत का मतलब होता है कल्चर, और संस्कृत का मतलब आसान शब्दों में यही समझिए कि खान पान, बोल चाल, भाषा, भाव, विचार, सोच, ये सब वही हमारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, संस्कृति कल्चर के अंतर्गत। और इसी के साथ आपको इसका गुण बताना है, महत्व बताना है। सबसे पहले देखेंगे संस्कृति के बारे में, किस तरह से इसकी परिभाषा आप एग्जाम में लिखेंगे। तो संस्कृति वह संपूर्ण जीवन शैली है जिसके माध्यम से मनुष्य सोचता, बोलता और व्यवहार करता है। ये एक जीवन शैली, ये वर्ड याद रखिए कि संस्कृति एक जीवन शैली है जिसके माध्यम से मनुष्य सोचता, बोलता, जो भी क्रिया करता है, जो कुछ भी सोचता है, ये संस्कृति के अंतर्गत। यह मनुष्य की बनाई हुई भौतिक वस्तुओं, विचार, विश्वास, कला, परंपरा
मूल्य प्रणाली को शामिल करती है। यानी जो भी चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वह कोई परंपरा हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे कोई विश्वास ही क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों को हम संस्कृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका संस्कृति क्या है। फिर से एक बार देख लीजिए परिभाषा, जिससे याद हो आपको। संस्कृति वह संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें हम मनुष्य जो भी बोलता, यानी जो भी क्रियाएं करते हैं, बोलते, सोचते, व्यवहार करते, इन सभी को ही कहा जाता है संस्कृति। और संस्कृति में क्या क्या शामिल होता है? कला, परंपरा, वस्तुएं, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब क्या गुण हैं? क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है कि इसके गुण और महत्व दोनों के बारे में बताइए ना। तो संस्कृति का क्या गुण होता है? तो संस्कृति जो है समाज की अर्जित की जाती है। संस्कृति अर्जित की जाती है, जन्म से नहीं मिलती है। हम समाज में आते हैं तभी यहाँ की संस्कृति को सीखते हैं। बोल चाल, भाषा, रहन खान पान, सोच, सब कुछ तो हम समाज में आने के बाद सीखते हैं ना, अर्जित करते हैं। तो ये तो हो गया कि यह अर्जित की जाती है, पहला गुण इसका यह है। दूसरा है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। यानी जैसे कि पहले आपके माता पिता आए, उन्होंने हमारे संस्कृत के बारे में जाना, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने अपने बच्चों को ये सभी सिखाया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तीसरा इसका क्या गुण है कि यह गतिशील है, समय के साथ बदलता रहता है ना। संस्कृत में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी संस्कृति पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। तो ये तो हो गए संस्कृति के गुण। अब चलिए देखते हैं महत्व क्या है इसका। महत्व यह क्यों होना ज़रूरी है? तो संस्कृति जो होती है वह मनुष्य को समाज में पहचान देती है और उसे सभ्य बनाती है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है यूनिट नंबर 5 चल रहा है अभी। तो यूनिट नंबर 5 में जो है क्वेश्चन आता है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? तो जैसा कि संस्कृति आपने अभी देखा ही कि क्या होता है, यह हमारी सोच, व्यवहार और जो हमारी जीवन शैली है, यही हमारी संस्कृति कहलाती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल किया जाता है, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, ये सभी चीज़ें हमारी संस्कृति में शामिल होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि सभ्यता पहले क्या होता है। सो सभ्यता वह बाहरी रूप है जिसमें विज्ञान, तकनीक और जीवन की भौतिक प्रगति आती है। भौतिक का मतलब होता है भौतिक वस्तुएं, जैसे जो भी वस्तुएं हम देख सकते हैं और मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि कूलर, पंखा, एसी, कोई भी चीज़ हो जो विज्ञान से या फिर तकनीक के माध्यम से बनाई गई हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सभी हमारी भौतिक चीज़ें ही सभ्यता कहलाती हैं, सिविलाइजेशन। और जबकि संस्कृति क्या होती है, जिसमें कि जीवन के जो भी मूल्य हैं, नियम जो भी हैं जीवन में, समाज में बनाए गए हैं, हमारे जो विचार हैं और नैतिकता से जुड़ी हुई होती हैं। यानी यह अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें देखा नहीं जा सकता और ये हमारी संस्कृति होती है। विचार हो गए, विचार को तो हम देख नहीं सकते ना, जबकि सभ्यता को हम देख सकते हैं कि हाँ ये कूलर है, पंखा है, ये वस्तुओं में आ जाते हैं ना, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, जो कि विज्ञान और तकनीक से बनते हैं। तो इस तरह से आप डिफिनेशन देखिए और फिर आगे समझिए। सभ्यता वह बाहरी रूप है जिसमें विज्ञान, तकनीक और जीवन की भौतिक प्रगति आती है, जबकि संस्कृति अंदरूनी जीवन, जिसमें कि मूल्य, विचार और नैतिकता से जुड़ी होती है। अब चलिए मुख्य अंतर देखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ लेंगे। तो संस्कृति जो है वह आत्मा है, जबकि सभ्यता जो है वह शरीर है। संस्कृति जो होती है आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि ये विचार जो है हम आंतरिक रूप से ही सोचते हैं ना, वो दिखता तो है नहीं, जिस तरह आत्मा नहीं दिखता। सभ्यता जो है, जैसे कि कूलर, पंखा, ऐसे हम देख ले रहे हैं, शरीर को भी देख सकते हैं। तो सभ्यता जो है वो बदलती है, जबकि संस्कृति जो है वो टिकती है। दोनों मिलकर ही समाज को आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि सभ्यता जो है वह दिखती है और संस्कृति जो है वो जी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि सांस्कृतिक बहुलतावाद क्या है। बहुलतावाद का मतलब होता है विविधता कह लीजिए। चलिए आगे देखिए, डिफिनीशन समझिए। उत्तर, जब एक समाज में अनेक संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हर थोड़ी दूर पर भाषा बदलती है, विचार बदलते हैं लोगों की, तो यही जो है कि जब समाज में अनेक संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, हर देश की अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो जब एक ही समाज में अनेक संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं और प्रत्येक को बराबरी का सम्मान मिलता है, तो उसे सांस्कृतिक बहुलतावाद कहते हैं। अब जैसे कि यही समझिए कि भारत देश में जो है अलग अलग राज्य हैं, सभी की अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन सभी को बराबरी का सम्मान मिलता है, समानता का अधिकार ना, तो उसे ही कहा जाता है सांस्कृतिक बहुलतावाद। यानी भिन्न भिन्न संस्कृतियां होने पर भी उन्हें समानता का अधिकार मिल रहा है, तो इसीलिए इसे कहा गया कि सांस्कृतिक बहुलतावाद। जब एक समाज में अनेक संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं और प्रत्येक को बराबरी का सम्मान मिलता है, तो वह सांस्कृतिक बहुलतावाद कहते हैं। अब चलिए उदाहरण देख लीजिए, डिफिनेशन देख लिया आपने। जैसे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी अपनी अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद एकता बनी हुई है। अब देखिए विविधता। विविधता में क्या आता है कि विविधता में एकता का भाव। भारत में अलग अलग धर्म, जाति होने पर भी लोग आपस में एक देश में रहते हैं, उनमें एकता की भावना पाई जाती है। विविधता में एकता इसलिए कहा जाता है। और सामाजिक सहिष्णुता और समानता, सभी को समान अवसर दिया गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान से विकास हो रहा है। ट्रिक याद रखिए कि अनेक संस्कृति एक भारत, अनेक संस्कृति होने के बाद भी भारत को एक ही देश माना गया है, सभी को मिलाकर एक हमारा भारत देश बना हुआ है। इस तरह से जो है विविधता में एकता, इसीलिए कहा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि बहुसांस्कृतिकता क्या है। बहुसांस्कृतिकता का मतलब होता है बहुत सारी संस्कृतियाँ। चलिए इसको आप कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे ये देख लीजिए। तो जब किसी देश या समाज में अनेक सांस्कृतिक समूह रहते हैं और हर संस्कृति को समान अधिकार दिए जाते हैं, तो वह स्थिति बहुसांस्कृतिकता कहलाती है। संस्कृतिवाद हमने जो देखा, और ये दोनों सेम ही हैं, बस इसको आप समझ लीजिए। तो जब देश या समाज में अनेक सांस्कृतिक समूह रहते हैं ना, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी को समान अधिकार भी दिया जाता है, तो वही कहलाता है बहुसांस्कृतिकतावाद। तो वह स्थिति कहलाती है। विशेषताएं क्या होती हैं कि सभी को समान अवसर दिया रहता है, परस्पर सम्मान, एक दूसरे की परंपराओं का सभी लोग आदर करते हैं। अब जैसे उदाहरण समझिए, भारत और अमेरिका और कनाडा आदि, ये सभी जो हैं बहुसांस्कृतिकतावाद के उदाहरण हैं। यानी इन सभी चीज़ों की सभी देशों की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन यह समाज को अधिक सहिष्णु और रचनात्मक बनाती है। ट्रिक याद रखिए कि कई रंग एक संग, यानी अलग अलग सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग एक संग हैं। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 5 आता है, सबसे लास्ट टॉपिक है ये आपके यूनिट नंबर 5 का प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक सापेक्षता क्या है। उत्तर, सांस्कृतिक सापेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी संस्कृति को उसके अपने मापदंडों को समझना, ना कि अपनी संस्कृति से तुलना करके। हर संस्कृति को अपने वातावरण, इतिहास और परिस्थितियों के अनुसार सही होती है।
जो जैसे कि संस्कृतियाँ सभी जाति धर्म देश की अलग अलग होती हैं, तो सभी का जो है अपना इतिहास होता है, अपनी परिस्थिति, अपना वातावरण होता है। तो सापेक्षतावाद में क्या होता है कि किसी भी संस्कृति को अपने मापदंडों में समझना, ना कि दूसरे की संस्कृतियों से तुलना करना। अब इसका महत्व समझिए क्या होता है। महत्व यह है कि यह दृष्टि सहिष्णुता यानी सहयोग, सम्मान और समझ को बढ़ाता है। यह पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करता है। सबकी संस्कृति अपनी नज़र से नहीं, उसकी नज़र से समझो। निष्कर्ष, सांस्कृतिक और सभ्यता समाज की पहचान है। जब समाज में अनेक संस्कृतियों को अपनाकर एकता बनाए रखता है, तभी वह वास्तविक रूप से उन्नत कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा यूनिट नंबर 5 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। अब आप देखेंगे यूनिट नंबर 6। इसी के साथ ही धीरे धीरे आप पूरी आपके सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हुए ध्यान से चलिए। तो यूनिट नंबर 6 है, जिसमें कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ये 2 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और समाज में नियंत्रण, दबाव या फिर रोक कह लीजिए, इन सभी चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से समझते हैं। आइए देखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि पहले टॉपिक से है। 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहला जो आ जाता है कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज क्या है, इसके प्रकार और इसके कारण बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है यह क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। उत्तर, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि समाज की संरचना, मूल्यों, विचारों और जीवन शैली में होने वाला क्रमिक या तीव्र बदलाव। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यही है कि समाज की जो संरचना है, समाज के जो मूल्य हैं, विचार हैं, समाज में जो जीवन शैली होती है, इसमें जो परिवर्तन या जो बदलाव देखा जा रहा है, यही कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। 3 चीज़ों में परिवर्तन ही कहलाता है सामाजिक परिवर्तन: संरचना, मूल्य, विचार, जीवन शैली। समाज जो है वह स्थिर नहीं होता। समय, तकनीक और विचार परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। हमारा समाज जो है यह ऐसा नहीं कि स्थिर है, हमेशा से ऐसा चला आ रहा है। समय के साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, तकनीक में, विचार में और परिस्थिति, इन सभी के साथ हमारा समाज भी बदलता रहता है। अब देख लीजिए कि परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं। एक तो होता है क्रमिक परिवर्तन, यानी धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, जैसे कि परिवार की संरचना में बदलाव। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब होता है अचानक से होने वाला परिवर्तन। तो ये 2 प्रकार हैं सामाजिक परिवर्तन के। अब देखिए मुख्य कारण क्या है, यानी समाज में जो ये बदलाव या हो रहा है इसका क्या कारण है। तो पहला तो हो गया कि भौगोलिक परिवर्तन, उसके बाद आता है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति, फिर आता है शिक्षा और विचारों का प्रसार, फिर युद्ध, आंदोलन और नए नए जो भी आविष्कार हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों से हमारे समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। याद रखिए ट्रिक इस आंसर को याद रखने का कि बदले विचार बने नया समाज, यही कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। और इसके कारण क्या हैं कि विज्ञान में प्रगति होगा, नई नई चीज़ें बनेंगी तो हमारे समाज में भी परिवर्तन होगा। शिक्षा से हमें नए विचार, नई सोच आएगी तो भी हमारे समाज में परिवर्तन होगा, बदलाव होंगे, हमारे समाज की उन्नति होगी। और
उन्नति नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल उन्नति होगी तभी परिवर्तन होगा। जैसे युद्ध हुआ, वातावरण मौसम में कुछ बदलाव हुआ, तब भी उसका कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, तो इससे भी समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। अब आता है दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है इसका सिद्धांत क्या है। तो उत्तर लिखिए कि एक होता है विकासवादी सिद्धांत, यानी समाज जो है धीरे धीरे सरल से जटिल रूप में विकसित होता है, और इस सिद्धांत का जो है, इस सिद्धांत के जो शिक्षा शास्त्री हैं इस सिद्धांत को मानने वाले, वो हैं ऑगस्ट काम्च और स्पेंसर। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि एक होता है कि समाज में जो परिवर्तन होता है तो समाज जो है सरल से जटिल रूप में आ जाता है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत जो है वो सामाजिक परिवर्तन का कि चक्रीय सिद्धांत, यानी समाज जो है बार बार विकास और पतन के चक्र से गुजरता रहता है, यानी कभी समाज में विकास होगा, फिर कभी विकास के साथ साथ कुछ पतन का मतलब होता है कि तीसरा जो आता है वह सिद्धांत है संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत में कहते हैं समाजशास्त्री कि सामाजिक असमानता और संघर्ष ही परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक असमानता जो है, समाज में जो असमानताएं हैं और जो संघर्ष है, यही समाज में परिवर्तन लाते हैं। 4th नंबर पे आता है कार्यात्मक सिद्धांत, यानी हर परिवर्तन समाज की स्थिरता को बनाए रखने के लिए होता है। तो इस तरह से याद रखिए कि विकास, चक्र, संघर्ष, कार्य, ये 4 स्तंभ या 4 सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 6 का कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। कंट्रोल, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। इसका चलिए देखते हैं उत्तर। सामाजिक नियंत्रण वे साधन और नियम हैं जिनसे समाज अनेक सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यानी समाज में कुछ ऐसे साधन या नियम बनाए गए हैं जिससे कि जो मनुष्य हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि समाज में अनुशासन, स्थिरता और एकता बनाए रखना। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य यही है जिससे कि समाज में अनुशासन बना रहे, स्थिरता बनी रहे और लोग आपस में एकता के साथ रहे। अब प्रकार क्या है, यानी कितने प्रकार से जो है समाज में नियंत्रण रखा जा सकता है। तो पहला तो आता है औपचारिक नियंत्रण, यानी कानून या न्यायालय, पुलिस, राज्य इत्यादि से समाज में नियंत्रण रखा जाता है। दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसमें कि परिवार, धर्म, परंपरा, जनमत, ये इन सभी में कुछ न कुछ नियम होते हैं जिनसे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण का महत्व आपने देखा था, फिर से एक बार देख लीजिए कि सामाजिक नियंत्रण समाज को अराजकता से बचाता है और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करता है। ट्रिक याद रखिए कि नियमों से नहीं, संस्कारों से ही समाज चलता है। अब आता है यूनिट नंबर 6 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण में संबंध बताइए। समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और जो नियंत्रण अभी हमने देखा, इन दोनों का क्या संबंध है ये बताना है। तो उत्तर, परिवर्तन और नियंत्रण समाज के 2 पहिए हैं ना। परिवर्तन और नियंत्रण दोनों ही पहिए हैं। जहाँ परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाता है, परिवर्तन और नियंत्रण समाज के 2 पहिए हैं। जहाँ परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाता है, वहीं नियंत्रण उसे संतुलित रखता है। यानी समाज में परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन एक संतुलित रूप से परिवर्तन होना चाहिए, एक संतुलन में। और यही संतुलन बनाए रखने के लिए समाज में जो है वो समाज में नियंत्रण भी आवश्यक है। जैसे समझिए, यदि केवल परिवर्तन होगा तो समाज में अस्थिरता आएगी, और यदि केवल नियंत्रण होगा
तो प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए दोनों चीज़ें ही एक संतुलन में आवश्यक हैं। इसलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। जैसे कि परिवर्तन जो है वह गति है, नियंत्रण जो है वह स्थिरता है। तो इस तरह से निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज को नया रूप देता है। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है इससे समाज में कुछ नवीनता आती है और सामाजिक नियंत्रण जो है उस रूप को टिकाए रखता है। दोनों मिलकर समाज को मजबूत और संगठित बनाते हैं। अब देखिए यूनिट नंबर 7, जिसमें कि सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक गतिशीलता, ये 2 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 7 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है कि समाज में लोगों को उनके स्थान, सम्मान, संपत्ति के आधार पर अलग अलग स्तरों पर बांटना। यानी जैसे कि आप देखते होंगे कि समाज में वर्ग बटा हुआ है ना, कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, और जाति के आधार पर भी लोग बटे हुए होते हैं। तो पावर यानी शक्ति यानी उनकी भूमिका से उनकी शक्ति देखा जाता है, जैसे कि कौन IAS है, कौन पुलिस है ना। और इस तरह से समाज में जो है कुछ लोग जो बटे होते हैं, इसी बंटवारे को ही स्थिरीकरण का रूप दिया गया है। आगे आंसर देखिए तो समझ आएगा। यह समाज की एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति का एक सामाजिक दर्जा होता है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समाज में दर्जा दिया गया होता है और यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे कि समझिए उदाहरण से कि जाति, वर्ग, लिंग, धन आदि के आधार पर भेद, इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर जो है समाज में स्तर बटा हुआ है या बंटवारा किया गया है। जैसे कि पहला एक होता है जातिगत स्थिरीकरण, यानी जाति के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, लोगों को बांटा गया है विभिन्न स्तरों में। तो जैसे कि जाति में आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र, ऐसे ही बटा है ना। जाति जो है वो कई स्तरों में बचा है। और वर्गीय स्थिरीकरण, जिसमें कि वर्ग का मतलब है कि कौन गरीब है, अमीर है, ये वर्गीय स्थिरीकरण होता है। और आर्थिक और लैंगिक स्थिरीकरण यानी स्त्री पुरुष, इन सभी चीज़ों में जो स्तर यानी बंटवारा किया गया है, इन्हें स्तरों में बांटा गया है, तो यही कहलाता है सामाजिक स्थिरीकरण। इसका क्या महत्व है? महत्व में पूछा गया है तो यह समाज में जिम्मेदारी और संगठन लाता है, परंतु असमानता भी पैदा करता है। याद रखिए ट्रिक क्या है कि ऊंच नीच नहीं, योगदान से पहचान। जिसका मतलब है कि सामाजिक स्थिरीकरण में जो है ऊंच नीच नहीं देखा जाता, बल्कि किसका क्या योगदान है समाज में, इसी आधार पर जो विभिन्न स्तर समाज में बटे हुए हुए, इन्हीं को कहा जाता है सामाजिक स्थिरीकरण। तो इस तरह से आपने देखा सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, इसका क्या महत्व है। अब चलिए देख लेते हैं यूनिट नंबर 7 का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्थिरीकरण के मुख्य सिद्धांत बताइए। किस सिद्धांत पर जो है सामाजिक स्थिरीकरण जो है बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार जो आता है सामाजिक स्थिरीकरण का वो है कार्य क्षमता सिद्धांत। हर समाज में हर व्यक्ति का एक कार्य होता है, इसलिए अलग अलग स्तर बनते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है संघर्ष सिद्धांत, यानी असमानता और वर्ग संघर्ष से ही स्थिरीकरण उत्पन्न होता है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। स्थिति और शक्ति, स्टेटस एंड पावर, और वर्ग से ये 3 स्तंभ स्थिरीकरण के हैं। यानी सामाजिक स्थिरीकरण का जो सिद्धांत है, किन आधारों पर सामाजिक स्थिरीकरण किया जाता है। पहला आता है, याद रखिए कि ट्रिक क्या है इसकी, पहला कार्य के आधार पर समाज में स्थिरीकरण किया जाता है, दूसरा वर्ग के आधार पर,
और तीसरा होता है शक्ति के आधार पर। यही समाज की परतें हैं। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन कि सामाजिक गतिशीलता क्या है। गतिशील तो उत्तर देखिए कि जब व्यक्ति या समूह अपने सामाजिक स्थान से ऊपर या नीचे जाते हैं तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो या कोई समूह हो, जब वह अपने स्थान से, अपनी स्थिति जो भी है उसकी, उससे ऊपर या नीचे जाता है तो वही कहलाता है सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब परिवर्तन, चाहे वह ऊपर परिवर्तन करे, प्रगति करे, चाहे वह प्रगति ना करे। तो प्रकार क्या होता है सामाजिक गतिशीलता का प्रकार? पहला आता है ऊर्ध्व गतिशीलता, जिसमें कि नीचे से ऊपर उठना, यानी कोई गरीब से अमीर हो रहा है तो वह कहलाता है नीचे से ऊपर उठना, पहला आता है। एक होता है अधोगमी गतिशीलता, जिसमें कि ऊपर से नीचे गिरना। और तीसरा आता है आंतरिक गतिशीलता, एक ही स्तर में स्थिति बदलना। ट्रिक याद रखिए कि परिश्रम से ऊंचाई, आलस्य से गिरावट, यही होता है सामाजिक गतिशीलता। अब जो जैसा कि यूनिट नंबर 7 में सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक गतिशीलता, ये दो टॉपिक्स थे। अब इन दोनों को एक बार देख लीजिए, इनका क्या संबंध है। तो दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जहाँ स्थिरीकरण समाज में स्तर बनाता है, वहीं गतिशीलता व्यक्ति उन स्तरों के बीच आगे बढ़ने या नीचे गिरने का अवसर देती है। जैसे कि बिना स्थिरीकरण के गतिशीलता नहीं हो सकती और गतिशीलता के बिना समाज जड़ हो जाता है। स्तर बनाता है समाज, जबकि गति देती है समानता। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण और गतिशीलता ही समाज की संरचना और प्रगति दोनों समझी जा सकती है। एक व्यवस्था बनाता है, दूसरा उस व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। यूनिट नंबर 8, जिसमें कि आपको पढ़ना है सामाजिक शोध की प्रकृति, प्रकार और विधियां बताइए। ये सबसे लास्ट यूनिट है और इसी के साथ ही आपका पूरा सिलेबस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सामाजिक शोध क्या है, इसकी प्रकृति, प्रकार, विधियां, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है कि सामाजिक शोध क्या होता है, फिर हम इसके प्रकार को समझेंगे। तो शोध का मतलब होता है और रिसर्च, और पूछा गया है सामाजिक शोध क्या है, तो उत्तर चलिए देखते हैं। तो सामाजिक शोध का मतलब क्या है कि समाज और लोगों के व्यवहार को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। रिसर्च जब कोई चीज़ की जाती है तो वह एक वैज्ञानिक तरीका होता है, जैसे कि समाज और लोगों के व्यवहार को समझने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, वही कहलाता है शोध। हमें यह पता चलता है कि समाज कैसे बदल रहा है। शोध करने से हमें यह पता चलता है कि समाज कैसे बदल रहा है, लोग कैसे सोचते हैं और सामाजिक समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। ये सभी शोध के अंतर्गत हमें पता चलता है। और शोध का मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा या अपराध पर किया गया सर्वे। शोध का मतलब ही सर्वे है। तो गरीबी पर और बेरोजगारी, शिक्षा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर जो सर्वे किया जाता है, रिसर्च किया जाता है या अध्ययन, यही कहलाता है शोध। अब है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला उद्देश्य होता है कि समाज की सच्चाई जानना, दूसरा समस्याओं का समाधान ढूंढना, तीसरा नीति और योजना बनाना। इन तीनों चीज़ों के लिए शोध बहुत ही आवश्यक है कि समाज की सच्चाई के बारे में और कोई भी समस्या का समाधान ढूंढकर फिर उसमें योजनाएं बनाई जाती हैं उस समस्या को हल करने के लिए। यही सब इसके उद्देश्य हैं। अब याद रखिए कैसे कि देखो, सोचो, जानो, यही सब कहलाता है सामाजिक शोध। अब देखिए कि सामाजिक शोध की प्रकृति क्या होती है। तो सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक और तर्क संगत होती है। इनमें तथ्यों को प्रमाण अवलोकन करने के आधार पर जांचा जाता है। और इसकी विशेषताएं क्या है सामाजिक शोध की, कि वस्तुनिष्ठ, यानी किसी पक्ष का झुकाव नहीं,
तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है, व्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रक्रिया है और समाज के हर वर्ग का अध्ययन किया जाता है शोध के अंदर। ट्रिक है कि बिना भावना केवल तथ्य नहीं, यही शोध का सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 की सामाजिक शोध के प्रकार बताइए। सामाजिक शोध जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला आता है कि मूल शोध यानी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूसरा आता है प्रायोगिक शोध, किसी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए। तीसरा आता है वर्णनात्मक शोध, जिसमें कि समाज का सटीक चित्र प्रस्तुत करने के लिए। फिर आता है ऐतिहासिक शोध, जिसमें कि पुराने अभिलेखों और घटनाओं पर आधारित, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए। और ट्रिक याद रखिए कि मूल, उपयोगी, वर्णन, इतिहास, 4 रास्ते हैं ज्ञान के यानी शोध करने के। अब आ चुका है सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब आपके सिलेबस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शोध की मुख्य विधियां बताइए। यानी शोध वो है किन विधियों से किया जाता है। तो पहला आता है कि सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड, यानी लोगों से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र करना ही कहलाता है सर्वेक्षण विधि। दूसरा है कि अवलोकन विधि, लोगों के व्यवहार को देखकर अध्ययन करना। तीसरा आता है साक्षात्कार विधि, जिसमें कि इंटरव्यू कहते हैं, व्यक्ति से आमने सामने बात करके जानकारी लेना। फिर आता है प्रश्नावली विधि, जिसमें कि प्रश्नों को सूची देकर उनका उत्तर प्राप्त करना लिखित रूप से। और देखो, पूछो और लिखो, यही शोध का सिलसिला है। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जो सामाजिक शोध है वह समाज को समझने, सुधार लाने का प्रभावशाली तरीका है। यह ज्ञान, जागरूकता और परिवर्तन तीनों को एक साथ आगे बढ़ाता है। तो इसी के साथ ही आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का कंप्लीट सिलेबस, जिनमें कि सभी यूनिट से सभी टाइप के क्वेश्चंस A to Z सभी कुछ आपने कवर किया और देखा। तो इसी के साथ ही आपके ये समाज शास्त्र का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो कोई भी डाउट है या कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए जो आपको ना समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कीजिए। इसी तरह से एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ईजी तरीके से तैयारी कराई जा रही है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी है कि सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि राजनीतिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये सभी आपके सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। और पूछा गया है कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान जो विषय है इनमें क्या संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज, उनके ढांचों और व्यवहारों का अध्ययन करता है। लेकिन समाज को पूरी तरह समझने के लिए हमें अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान को भी मदद लेनी पड़ती है। इसलिए समाजशास्त्र का इन सभी से गहरा संबंध है। जैसा कि सबसे पहला हमें देखना होगा कि समाज और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहला जो सामाजिक विज्ञान का विषय आता है कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, इसमें और समाजशास्त्र, इन दोनों में क्या संबंध होता है ये देखिए। तो राजनीतिक विज्ञान जो है वो, राजनीतिक विज्ञान में हम शासन, सत्ता और राज्य का अध्ययन करता है ना हम लोग। इसमें क्या जो पॉलिटिकल साइंस होता है, जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, शासन के बारे में, देश किस तरह से चल रहा है और कानून व्यवस्था जो भी है, और राज्य का अध्ययन करते हैं। जबकि समाजशास्त्र में हम लोगों के बीच संबंधों और संरचनाओं को समझते हैं ना। तो दोनों जो है संबंध इसलिए हैं क्योंकि राज्य भी समाज का एक भाग है। और समाज जो है, उदाहरण से समझिए कि समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवहार, मतदान और सत्ता संबंधों को समझने में मदद करता है। अब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध होता है ये देखिए।
तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? धन, उत्पादन, उपभोग से जुड़ा, जबकि समाजशास्त्र यह समझाता है कि आर्थिक गतिविधियां समाज को कैसे प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण जैसे गरीबी, बेरोजगारी, उपभोक्ता, संस्कृति, ये दोनों विषयों का अध्ययन हम समाजशास्त्र में भी करते हैं और अर्थशास्त्र में भी करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को भी सामाजिक दृष्टि देता है, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र दोनों। अब तीसरा आता है पॉइंट कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र जो है समूहों के व्यवहार को समझता है। यानी मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति को देखता है और समाजशास्त्र समाज को। उदाहरण समझिए, जैसे भीड़ व्यवहार, अनुकरण और समूह दबाव, ये दोनों के साझा विषय हैं। अब देखना है कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध होता है। तो इतिहास में हमें समाज के अतीत की झलक देता है और समाजशास्त्र वर्तमान संरचना को। बिना इतिहास के समाजशास्त्र अधूरा है, क्योंकि अतीत को समझने के बिना वर्तमान की समाज की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं निष्कर्ष में कि समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का संगम है। यानी सभी विषयों को हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, सामाजिक विषयों को, और यह हमें सीखने से लेकर समाज को एक संपूर्ण रूप से समझने की भी कोशिश करता है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों की रानी, क्वीन भी कहा जाता है। समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, समाजशास्त्र को कहा जाता है।